नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रोटीन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रही हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। आप मुझसे कहते हो मैडम ये पढ़ा दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, और आपका कमेंट मुझे, आपका लाइक मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा आपका 8 अगस्त को होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका अधिक समय बर्बाद हो और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रट लें, याद कर लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रोटीन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और उसका साथ के साथ आंसर भी बता रही हूँ, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो और मेरा भी समय बचत हो। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन के उदाहरण हैं। कुछ ऑप्शन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका उदाहरण आपको देना है। कौन सा करेक्ट आंसर है ये चुनना है आपको। पहला है पेप्टाइड्स, दूसरा है लाइसिथोप्रोटीन, तीसरा है हीमोग्लोबिन, चौथा है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो आपको ये बताना है कि व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन कौन सा है। ये जो ऑप्शन मैंने 4 बताए हैं, पेप्टाइड्स, लाइसिथोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और न्यूक्लियोप्रोटीन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन के उदाहरण है? बताइए। आ गया होगा आपको समझ में, क्वेश्चन भी और आंसर भी। तो चलिए मैं बता देती हूँ, पेप्टाइड्स है इसका करेक्ट आंसर। क्यों है? क्योंकि जब ताप के प्रभाव, जल विश्लेषक और पाचक रसों की क्रिया के फलस्वरूप सरल और संयुक्त प्रोटीन का पुनः विखंडन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है दोबारा, और जब ये डिसइंटीग्रेशन होता है तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे पाचन क्रिया के दौरान जब पाचक रस का प्रभाव पड़ता है तो पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटियोजेज और पॉलीपेप्टाइड्स आदि का निर्माण होता है, जिसका कि मैंने डिटेल्स आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। प्रोटीन का डाइजेशन आप देखोगे तब आपको स्पष्ट पता चलेगा कि मैडम ने डिटेल बता दी है आपको। तो इसको मैं दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। अगर आपको देखना है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है उस पर जाओ और इसको क्लिक करो और देखो, ठीक है। तो ये आपको कोई सा ही आता है, जैसे पेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है, प्रोटीजेज है, पेप्टोन्स है, ये सारे व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन के उदाहरण हैं। समझ गए? सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न क्या है? प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। ये मैंने पहला प्रश्न पूछा था द्वितीय के बारे में, अब मैं पूछ रही हूँ प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं कौन सा? 4 ऑप्शन है, कैसिन, हीमोग्लोबिन, लाइसिथोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो देखो, करेक्ट आंसर इसका है कैसिन। कैसिन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? जब दूध पर, ये भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जब दूध पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है या अम्ल का प्रभाव पड़ता है तब कैसिन बनता है, और कैसिन एक प्रोटीन है जो कि आपको प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? एग्जाम्पल आपको मालूम है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा। तो फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, पहला ऑप्शन देखो कैसिनोजन, दूसरा ओवोविटेलिन, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं पहला कैसिनोजन, दूसरा ओवोविटेलिन, तीसरा उपरोक्त दोनों ही और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है आपको पता है? चलिए आंसर मैं बता देती हूँ।
जब आंसर दोनों ही है, तीसरा है कैसिनोजन और ओवोविटेलिन। जब प्रोटीन अणुओं के साथ फास्फोरस के अणु जुड़ जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं फास्फोप्रोटीन। क्या कहलाता है ये? फास्फोप्रोटीन। और यह ओवोविटेलिन जो है अंडा के पीले भाग ये ओक में उपस्थित रहता है और कैसिनोजन दूध में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत ये आते हैं। चौथा क्वेश्चन ग्लूटेनिन है। ग्लूटेनिन है, ग्लूटेनिन क्या है? ऑप्शन सुनो, साधारण प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन और चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? ग्लूटेनिन है। साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन या उपरोक्त सभी? आंसर क्या है? साधारण प्रोटीन। पहला ऑप्शन है साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन क्या होता है? इनका निर्माण केवल अमीनो एसिड से होता है। इसमें ना तो फास्फोरस होता है, ना लेसिथिन होता है या दूसरे कोई भी चीज़ हिम नहीं रहता है, केवल अमीनो एसिड रहता है। ठीक है, और जब ये टूटता है, जब इनका विखंडन होता है, जब ये हाइड्रोलिसिस इनका होता है, जल अपघटन होता है, तो ये फिर अपने सरलतम यूनिट अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। ठीक है, रक्त की प्रोटीन ग्लोबिन, जौ की प्रोटीन हार्डिन, मूंगफली की प्रोटीन एरेचिन इसी प्रकार के प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? लैक्ट एल्बुमिन है। लैक्ट एल्बुमिन है, क्या है लैक्ट एल्बुमिन? दूध का प्रोटीन है, पहला, अस्थियों का प्रोटीन है, दूसरा, गेहूं का प्रोटीन है, तीसरा, चौथा मक्के का प्रोटीन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी बताया मैंने और कई बार बता चुकी हूँ बेटे। कौन सा प्रोटीन है? लैक्ट एल्बुमिन दूध का प्रोटीन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। फल एवं साग सब्जियों में पाए जाते हैं। फल एवं साग सब्जियों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है ये मैंने पूछा है। पहला निकृष्ट प्रोटीन, दूसरा मध्यम प्रोटीन, तीसरा उत्तम या पूर्ण प्रोटीन और चौथा उपरोक्त सभी। फल और साग सब्जियों में क्या मिलता है? निकृष्ट प्रकार का प्रोटीन, क्योंकि फल और साग सब्जियां मिनरल्स और विटामिन्स के बेस्ट सोर्सेज हैं। प्रोटीन इनमें निकृष्ट प्रकार का होता है। बेस्ट प्रकार का जो उत्तम प्रकार का प्रोटीन है वो मांस, मछली, दूध, अंडा, प्राणिज भोज्य पदार्थों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अनाजों में कमी रहती है। मेथियोनिन की, पहला ऑप्शन, दूसरा लाइसिन की, तीसरा उपरोक्त दो नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, आप लोग भूल जाते हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको रटवाया था कि अनाज में कौन सी प्रोटीन की अधिकता रहती है और दाल में किसकी अधिकता रहती है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप पिछले वीडियो में जाके देखो। आपको याद तो रहना चाहिए ना, बार बार मैं ही बता दूंगी तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। तो अनाजों में कमी किसकी रहती है? लाइसिन की। अनाजों में किसकी कमी रहती है? लाइसिन की। और क्या रहता है? मेथियोनिन की प्रचुरता रहती है। बताया था मैंने, जैसे माँ को बच्चा प्यारा है, सीरियल मेथियोनिन, चाइल्ड मदर, मदर से मेथियोनिन, चाइल्ड से सीरियल, बताए थे ना। और नौकरी वाले को पीएल, बहुत प्यार लगता है, हम भी नौकरी करते हैं, पीएल जाती है तो जान दुखता है, पल्स लाइसिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8वां। ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन है आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा आवश्यक अमीनो अम्ल, तीसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या है ये आंसर आपको देना है। ग्लाइसिन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आंशिक रूप से
आवश्यक अमीनो अम्ल है। आप जानते हो 10 अमीनो अम्ल है जो नितांत आवश्यक है, जिन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है, और 5 अमीनो अम्ल आंशिक रूप से आवश्यक होता है, जिन्हें भी हमें भोजन के माध्यम से लेना होता है, क्योंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। और ये 5 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इनमें थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सेरिन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9वां, बहुत ईजी क्वेश्चन, 100 को उठोगे तो भी इस क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, लेकिन अगर तो नहीं लापरवाही करी तो फिर गड़बड़। चलिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहलाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहलाता है, किसको कहते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या मिनरल्स? कौन सा सही आंसर है? मिनरल्स है? नहीं ना। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो फैट नहीं, तो क्या है आंसर करेक्ट? प्रोटीन। प्रोटीन इज ए करेक्ट आंसर। तो प्रोटीन ही हमारे तंतुओं का निर्माण करता है, टूट फूट के मरम्मत करता है, हार्मोन का निर्माण करता है, एंजाइम्स का निर्माण करता है, हमारे बालों का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, अस्थियों का निर्माण करता है, दांतों का निर्माण करता है, सारा काम प्रोटीन करता है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो और फिर गलती कर जाते हो। अत्यधिक तेज आंच पर पके हुए प्रोटीन का पाचन देरी से होता है या जल्दी होता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? आंसर क्या है? अगर तेज आंच पर प्रोटीन को पकाते हो तो उसका पाचन देरी से होता है, समझ गए? इसीलिए आपको याद होगा, हमारी माँ और आपकी माँ भी, आपकी दादी भी दाल को बड़ी धीमी धीमी आंच पर पकाती थी, पहले चूल्हे पर धीमी 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 आंच पर पकाती थी। दाल में प्रोटीन होता है, दूध को भी धीमी आंच पर गर्म करती थी, तो प्रोटीन जम जाता है तेज आंच पर, समझ गए? और उसका पाचन देरी से होता है। मांस को भी धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता है। वो नहीं जानती थी, उन्हें नहीं पता था, होम साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन अनुभव सब था, उसी को वैज्ञानिकों ने शोध करके निकाल दिया है। धीमी धीमी आंच पर जब पकाते हैं तो वो प्रोटीन जो पकता है उसका पाचन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, ऑपरेशन की दशा में प्रोटीन की मांग, पहला ऑप्शन बढ़ जाती है, दूसरा घट जाती है, तीसरा कोई अंतर नहीं पड़ता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब लोग करेक्ट करोगे, मुझे पता है। क्या आंसर है बता? मांग बढ़ती है घटती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? जब ऑपरेशन होता है तो शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाता है, और रक्त को बहने से रोकने के लिए रक्त का जमना जरूरी है, और रक्त को जमने के लिए फाइब्रिन जरूरी है। फाइब्रिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये फाइब्रिन रहेगा तभी फाइब्रिनोजन का जाल बनेगा। मैंने एक ब्लड क्लॉटिंग में आपको प्यार से समझाया था, डिटेल समझाया था, और उसी फाइब्रिनोजन के जाल में है ना, फाइब्रिन के जाल में कौन फंसता है? फाइब्रिन जो है ना रेशा के रूप में रहता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिर बदल जाता है क्या? एक जाल बना देता है, जालनुमा संरचना बना देता है, और इसी में WBC और RBC जो रक्त कणिकाएं आकर के फंस जाती हैं। ठीक है ना, फंसती है ना, और रक्त का थक्का जम जाता है। अगर फाइब्रिन ही नहीं रहेगा, फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा, तो क्या होगा? रक्त बहता चला जाएगा, रक्त का थक्का जम नहीं पाएगा, इसलिए प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है, केवल संख्या पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसमें से कंफ्यूज हो जाओ, 5, 10, 8 है ना। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथा है 4। कौन सा करेक्ट आंसर है? 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए नितांत आवश्यक है। अगर ये अमीनो अम्ल हमारे भोजन में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ठीक है। और 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, जिसमें है हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, वैलिनाइन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। तो मैं समझती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, है ना।
और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।